अब देखो यार, अगर आप लोग 2025 में एक पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं लेकिन पीसी हार्डवेयर के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोसेसर, कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू योर बजट। एंड यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर की बात नहीं है, आपके पीसी के लिए हर एक कंपोनेंट बेस्ट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक परफेक्ट होना चाहिए आपके बजट के हिसाब से। सो यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आपको पीसी बिल्ड करना है। पीसी बिल्ड करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा ग्राफिक कार्ड, कौन सा प्रोसेसर 2025 के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा, कैसे आपको पीसी बिल्ड करना है, तो ये आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यार, पीसी बिल्ड करते टाइम सबसे पहला जो कंपोनेंट आपके दिमाग में आता है दैट इज प्रोसेसर, और ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो, मार्केट में बहुत सारे सीपीयूज हैं, यहाँ पे प्रोसेसर की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जहाँ पे भी जिस बजट में आप लोग प्रोसेसर खरीदना चाहते हो, बहुत ज्यादा प्रोसेसर अभी के टाइम पे पड़े हुए हैं। देखो यार, बहुत ज्यादा ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि सारे सीपीयूज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ गार्बेज सीपीयूज हैं जो कि आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करने हैं अभी के टाइम पे। अब देखो, एक प्रोसेसर परचेज करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है स्पीड। देखो, कोई भी प्रोसेसर आप लोग देख रहे हो तो वहाँ पे क्लॉक स्पीड लिखा रहता है, उस प्रोसेसर की स्पीड लिखी रहती है कि उसका स्पीड, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। और यहाँ पे जनरली गेमिंग के लिए अगर आप प्रोसेसर खरीदना चाह रहे हो तो जो सीपीयू का क्लॉक स्पीड होना चाहिए वो 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 4 गीगाहर्ट्ज तक होना चाहिए। अब देखो, अभी के टाइम पे बहुत अच्छे प्रोसेसर आ चुके हैं। और देखो, प्रोसेसर सिलेक्ट करते टाइम आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अपने पीसी में करना क्या है। क्या आपको गेमिंग करनी है, या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर आपको प्रोडक्टिविटी करना है, या फिर आपको सारी चीजें करनी है। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोसेसर, अलग अलग सीपीयू बिल्ड होते हैं, जिससे आपका पैसा भी बचता है एंड आपको ओवरऑल एक बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो उसमें गेमिंग नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं गेमिंग पीसी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद आपको कैसे एडिटिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड करना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फुल वीडियो वॉच करनी है, बिल्कुल भी आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोसेसर की। देखो यार, गेमिंग करने के लिए प्रोसेसर बहुत सारे हैं, बजट डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है, किस बजट में आप लोग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो। एंड यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, गेमिंग के लिए एटलीस्ट 2025 के अकॉर्डिंग 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स होना चाहिए आपके प्रोसेसर में। तो एटलीस्ट आपको हेक्सा कोर वाला प्रोसेसर परचेज करना है। एंड तीसरी चीज, देखो यहाँ पे प्रोसेसर सिलेक्ट करते टाइम उसका बेंचमार्क आप लोग देख लेना कि उसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस कितना ज्यादा बेटर है, क्योंकि गेमिंग के लिए सिंगल कोर परफॉर्मेंस का बेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी कोर में भले ही वो सीपीयू बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है तो उस सीपीयू का सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बात करें बजट रेंज के बारे में, तो यहाँ पे देखो, इंटेल का कोर i5-12400F एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे तुम्हारे को 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है। बाय द वे, अगर आपको प्रोसेसर कौन सा परचेज करना है 2025 में ये जानना है तो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, वो आप लोग देख लेना ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। दूसरा प्रोसेसर है AMD का Ryzen 5 9600X। देखो, ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। अगर आप लोगों को लेटेस्ट हार्डवेयर चाहिए, एक लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, तो ये प्रोसेसर एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। देखो, ये प्रोसेसर मिड रेंज कैटेगरी को टारगेट करता है। यहाँ पे भी 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसका स्पीड तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इसके अलावा आप लोग AMD का Ryzen 5 7600X भी परचेज कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी के टाइम पे 2020 वाले प्रोसेसर आपको परचेज नहीं करने हैं, मतलब 2020 या 21 से पहले जो प्रोसेसर रिलीज हुए हैं उनको आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे अवॉइड करने से मेरा ये मतलब है नया पीसी नहीं बिल्ड करना है। देखो यार, यहाँ पे जो गेमिंग के लिए जो मैक्सिमम कोर की नीड होती है वो होता है 8 कोर। इससे ज्यादा कोर की जरूरत नहीं होती है पर्टिकुलर गेमिंग के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर है AMD का Ryzen 7 9800X 3D, उसमें भी सिर्फ 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स दिए गए हैं, क्योंकि सभी को पता है इससे ज्यादा कोर की जरूरत नहीं होती है गेमिंग करने के लिए। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कर रहे हो तो वहाँ पे थ्रेड्स एंड कोर की जरूरत होती है। बात करें यहाँ पे बेस्ट 8 कोर प्रोसेसर्स के बारे में जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोसेसर है दैट इज AMD का Ryzen 7 7800X 3D। देखो यार, इट हैज 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे AMD का जो 3D VCAche टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज करा गया है। तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। बाकी देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, वो आप लोग देख सकते हो। एंड सेकंड प्रोसेसर
दैट इज AMD का Ryzen 7 9700X। अब देखो यार, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर यूज करा गया है दैट इज Zen 5 एंड यहाँ पे भी तुम्हारे को 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे इसका जो बेस क्लॉक स्पीड है दैट इज 3.80 GHz एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड दैट इज 5.5 GHz। देखो सबसे अच्छी चीज है इसका TDP। इसका जो मैक्सिमम TDP है वो है 65 वाट, लाइक बहुत ही ज्यादा कम है। बिजली का बिल भी आपका बचेगा और बहुत ज्यादा पैसा आपको पावर सप्लाई में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, इसका एक और वर्जन आता है प्रोडक्टिविटी के लिए जिसमें तुम्हारे को 105 वाट का TDP दिया गया है। बात करें थर्ड प्रोसेसर की तो यहाँ पे मैंने रखा है AMD का Ryzen 7 5800X। देखो ये एक ओल्ड प्रोसेसर है बट स्टिल काफी अच्छा है और सबसे अच्छी चीज इसका प्राइस। ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे आपको काफी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 2025 में भी आप इसके साथ जा सकते हो। नाउ गाइस बात करते हैं बीस्ट की, यानी कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्रोसेसर दैट इज AMD का Ryzen 7 9800X 3D एंड यहाँ पे इसको द Ryzen 7 9800X 3D कहना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है अभी तक का। लाइक इसका डब्बा भी अगर आपको मिल जाएगा तो आपके पीसी में 100 FPS आ जाएंगे। जोक्स अपार्ट, देखो यार ये एक बहुत ज्यादा अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, नो डाउट दुनिया का सबसे पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है। एंड अभी के टाइम पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि AMD ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी का यूज करा है इसमें। इस प्रोसेसर को आप लोग लिटरली 7 GHz तक ओवरक्लॉक कर सकते हो। लाइक ये प्रोसेसर भाई AMD ने लॉन्च करके ये साबित कर दिया कि AMD दुनिया के बियॉन्ड है। बाय द वे, इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको इस प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूँ। ये एक पीसी बिल्ड गाइड वीडियो है, इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं गेमिंग के लिए टॉप मोस्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में, क्योंकि प्रोसेसर के बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है ग्राफिक कार्ड। देखो यार, बजट की बात करें तो यहाँ पे इंटेल ने बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ पे इंटेल का जो बैटल इमेज सीरीज का ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ही अच्छे प्राइस में लॉन्च हुए हैं। सो यहाँ पे इंटेल का आर्क B580 बहुत अच्छा ऑप्शन है बजट के हिसाब से। बाकी इंडिया में तो मैंने अभी देखा नहीं है प्राइस। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो में इस ग्राफिक कार्ड के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देखो यार, बजट में जो सबसे पहला जो बेस्ट ग्राफिक कार्ड है वो है AMD का Radeon RX 7600। देखो ये एक बहुत अच्छा गेमिंग ग्राफिक कार्ड है, बजट में काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको गेमिंग में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, फुल पैसा वसूल ग्राफिक कार्ड चाहिए तो AMD का Radeon RX 7600 एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी दूसरा ग्राफिक कार्ड है Nvidia का GeForce RTX 4060। बहुत अच्छी चॉइस है, RTX एंड DLSS के मजे लेने हैं सो यू कैन गो विथ RTX 4060। बात करें मिड रेंज ग्राफिक कार्ड के बारे में तो यहाँ पे आता है जो सबसे पहला ग्राफिक कार्ड है वो है AMD का Radeon RX 6600 XT। वैसे तो ये एंट्री लेवल में ही आता है बट इसको मिड रेंज भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे तुम लोग AMD का Radeon RX 7800 XT भी परचेज कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। अगर तुम्हारे को 1440p में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए तो ये ग्राफिक कार्ड एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। एंड यहाँ पे RTX 4070 Ti सुपर भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो बात अलग है कि थोड़ा सा प्राइसी है। एंड यहाँ पे एट लास्ट आप लोग AMD का Radeon RX 7900 XTX परचेज कर सकते हो गेमिंग के लिए। देखो एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग एंड पावरफुल ग्राफिक कार्ड है गेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग 4K तक गेमिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। दूसरा RTX 4070 Ti तो मैंने आपको बताया ही, वो भी आप परचेज कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे मैं पर्टिकुलर गेमिंग ग्राफिक कार्ड की बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं Nvidia के ग्राफिक कार्ड इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नाउ गाइस अब बात करते हैं एडिटिंग, स्ट्रीमिंग एंड प्रोडक्टिविटी के कैटेगरी के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हो या फिर कोई दूसरा हैवी वर्क कर रहे हो एंड उसके लिए आपको अगर एक पीसी बिल्ड करना है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा मायने रखता है कोर्स इन थ्रेड। देखो गेमिंग के लिए मैक्सिमम 8 कोर्स सफिशिएंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी की बात आए तो यहाँ पे जितने ज्यादा कोर्स इन थ्रेड्स होंगे उतना ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग भी होना चाहिए आपके प्रोसेसर में, ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है। देखो जैसा कि मैंने बताया, स्पीड तो आपको चेक करना ही है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी स्पीड एटलीस्ट 3.8 GHz से लेके 4.5 GHz तक होना चाहिए। एंड बात करें प्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट प्रोसेसर की लिस्ट के बारे में तो यहाँ पे इंटेल का कोर i7 14700 के एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इट हैज 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर होते हैं प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। एंड यहाँ पे आप लोग गेमिंग भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है। बात करें दूसरे प्रोसेसर की तो यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा AMD Ryzen 7 9700X को। देखो यहाँ पे तुम्हारे को मिल जाते हैं 8
कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। यहाँ पे AMD का Ryzen 7 7800X 3D भी एक अच्छा प्रोसेसर हो सकता है, बट ये गेमिंग ऑडियंस को टारगेट करता है, गेमिंग मार्केट को टारगेट करता है। यहाँ पे भी तुम्हारे को मिल जाते हैं 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स। इसमें जो यहाँ पे कैश मेमोरी दिया गया है वो है 104 मेगाबाइट, जो कि काफी अच्छा है गेमिंग के हिसाब से। बाकी प्रोडक्टिव काम भी आप इसमें कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। एंड इसके अलावा आप लोग Ryzen का 7700X भी परचेज कर सकते हो, ये भी प्रोडक्टिविटी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड बात करें बजट प्रोसेसर की, तो यहाँ पे तुम लोग Ryzen 5 7600 परचेज कर सकते हो। इंटेल का कोर i5 13400F भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बजट में, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे खासे कोर्स एंड थ्रेड्स आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे इंटेल का कोर i9 4900K, इसमें तुम्हारे को 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि प्रोडक्टिव काम के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, तो आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हो। बाकी इंटेल के इन सारे जनरेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना, अदरवाइज आप लोग AMD के साथ ही जाना, क्योंकि अभी के टाइम पे AMD एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अभी के टाइम पे पीसी बिल्ड करो तो सिर्फ AMD में आप लोग कर सकते हो। बात करें ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो देखो यार यहाँ पे गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए दोनों के लिए ये ग्राफिक कार्ड रहने वाले हैं। सो यहाँ पे तुम्हारे को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और अभी तो इनवीडिया का 5000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड भी आने वाला है RTX 5090, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड सबसे पहले वो बहुत ज्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड ही रिलीज करते हैं, तो बजट रेंज वाले ग्राफिक कार्ड इतने जल्दी नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव काम के लिए इनवीडिया का RTX 4070 सुपर एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए, स्पेशली अगर आप लोग स्ट्रीमर हो, क्रिएटर हो, अगर आप गेमिंग भी करते हो, स्ट्रीमिंग भी करते हो, एडिटिंग ही करते हो, तो ये ग्राफिक कार्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पे तुम लोग इनवीडिया का RTX 4090 भी परचेज कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। देखो यार यहाँ पे मैं ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स के बारे में डिटेल में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग बोर भी हो जाओगे। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड गेमिंग स्ट्रीमिंग प्रोडक्टिविटी के लिए AMD का Radeon RX 7900 GRE। देखो यार बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि AMD का जो कार्ड होता है वो जनरली गेमिंग के लिए होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग एडिटिंग भी कर सकते हो, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो ग्राफिक कार्ड आपको सस्ते में बेटर रिजल्ट दिखाए, बेटर परफॉर्मेंस दिखाए, वही आपको परचेज करना है। अब चाहे वो इनवीडिया का हो, इंटेल का हो या फिर AMD का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात करें नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग इनवीडिया का RTX 4080 सुपर भी परचेज कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है 4K गेमिंग के लिए एंड 4K वीडियो एडिटिंग के लिए। यहाँ पे आप लोग हर चीज कर सकते हो, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, जो चीज आप करना चाहो। एंड देखो यार बजट रेंज में एडिटिंग के लिए कोई भी ग्राफिक कार्ड मेरे ख्याल से नहीं है। RTX 4060 है, बट वो उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। एंड बात करें इंटेल के ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो वो प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। उन्होंने बहुत ट्राई करा है, AV1 इनकोडर दे दिया है, काफी सारे टेक्नोलॉजी उन्होंने भर भर के अपने ग्राफिक कार्ड में यूज करा है, बट स्टिल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो ग्राफिक कार्ड भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। सो गाइस यहाँ पे आप बात करते हैं रैम के बारे में, क्योंकि पीसी बिल्ड के लिए रैम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने GB रैम यूज करना है, कितने मेगाहर्ट्ज का मतलब कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कितनी स्पीड का आपको रैम यूज करना है 2025 में। देखो अगर आप लोग DDR4 रैम यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट 4000 मेगाहर्ट्ज का आपका क्लॉक स्पीड होना चाहिए आपके रैम का। देखो DDR4 प्लेटफॉर्म में इतने हाई स्पीड का आपको रैम नहीं मिलेगा जनरली। यहाँ पे 3200 मेगाहर्ट्ज से लेके 3600 मेगाहर्ट्ज के रैम मिलते हैं, बट आप लोग ओवरक्लॉक कर सकते हो एटलीस्ट 4000 मेगाहर्ट्ज तक। एंड यहाँ पे आपको हमेशा डुअल चैनल रैम का यूज करना है, मतलब आपको 8 GB की 2 रैम परचेज करनी है, चाहे आपने गेमिंग करना हो या फिर स्ट्रीमिंग करना हो या फिर वीडियो एडिटिंग का वर्क करना हो। ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखना कि डुअल चैनल मेमोरी का यूज करना है आपने। एंड हाँ अभी के टाइम पे 16 GB रैम होना ही चाहिए, इससे कम में पीसी बिल्ड करो ही मत। इससे बेटर आप लोग थोड़े पैसे सेव करो, उसके बाद पीसी बिल्ड करो। बट यहाँ पे देखो मैं ये चीज समझता हूँ कि रैम जैसी चीजों को आप लोग बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी के टाइम पे एक बेंचमार्क सेट हो चुका है, एटलीस्ट आपके पीसी में 16 GB रैम होना ही चाहिए। एंड बात करें DDR5 के बारे में, जो कि लेटेस्ट अभी का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे तुम लोग यार देखो यहाँ पे तुम लोग 16 GB की 2 रैम यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 8 GB की रैम नहीं मिलती है। यहाँ पे सिंगल स्टिक आपको 16 GB का रैम मिलेगा। एंड यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है मेमोरी की, वो होती है 5600 मेगाहर्ट्ज से लेके 6700 मेगाहर्ट्ज तक। अब देखो यार ये ऐसा नहीं है कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 5600 मेगाहर्ट्ज तक का रैम परचेज करना है अगर आप लोग DDR5 में कोई रैम परचेज कर रहे हो। बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि पीसी कंपोनेंट में यूज होता है, दैट इज स्टोरेज। अब देखो यार यहाँ पे स्टोरेज 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला दैट इज प्राइमरी स्टोरेज, एंड दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। देखो प्राइमरी स्टोरेज को तुम लोग बूट ड्राइव भी बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड जो तुम्हारा विंडोज होता
होता है वो विंडोज भी आपका प्राइमरी स्टोरेज में डलाता है। तो आपका जो सारा सिस्टम रहता है, जो सारा पीसी का जो यहाँ पे लोड रहता है वो आपके प्राइमरी स्टोरेज पे रहता है। दैट्स वाई उसका फास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पीसी में कितने भी पावरफुल ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर लगे रहे वो स्लो ही चलेगा। प्राइमरी स्टोरेज में यहाँ पे आपको ऑलवेज NVMe का यूज करना है। यहाँ पे हार्ड ड्राइव या फिर SATA SSD का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है प्राइमरी स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे आपको हमेशा NVMe का यूज करना है। इन 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एटलीस्ट को जनरेशन 4 वाला SSD यूज करना है, Gen 4 SSD। एंड यहाँ पे अभी के टाइम पे Gen 5 भी आ चुके हैं बट वो थोड़े से महंगे हैं तो अवॉइड कर सकते हो, बट Gen 4 वाले SSD आपको यूज करने हैं एटलीस्ट। बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की तो यार एटलीस्ट 1 TB तक का आप लोग SSD यूज करना अभी के टाइम पे। बाकी जितने भी कंपोनेंट में इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ सभी का बेस्ट बाय लिंक तुम्हारे को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड बात करें सेकेंडरी स्टोरेज में तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसा स्टोरेज है जिसको आप लोग सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर रखते हो। जैसे कि अगर आपके बहुत सारे बिग फाइल हो गए, जैसे कि कोई जीप फाइल हो गया बहुत ही ज्यादा जिसमें 200-250 GB का आपने कुछ भरा रखा है, तो वो आप लोग यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में रख सकते हो। एंड यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए तुम लोग SATA SSD या फिर हार्ड ड्राइव का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आप में से काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर NVMe SSD बहुत अच्छे होते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए भी NVMe SSD ही परचेज कर लेना चाहिए। देखो ऐसा आप कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं, बट जनरली यहाँ पे देखो NVMe SSD महंगे होते हैं किसी भी हार्ड ड्राइव या फिर SATA SSD से। दैट्स वाई उसको सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज नहीं किया जाता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे आपके मदरबोर्ड में उतने सारे स्लॉट नहीं होते हैं कि आप लोग बहुत सारे NVMe SSD लगा पाओ, लेकिन SATA SSD एंड हार्ड ड्राइव के लिए बहुत सारे स्लॉट होते हैं क्योंकि वो आपके SATA वाले केबल में लगते हैं। दैट्स वाई आप लोग बहुत सारे हार्ड ड्राइव एंड SATA SSD कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज मदरबोर्ड। देखो यार पीसी के लिए मदरबोर्ड एक बैकबोन होता है। विदाउट मदरबोर्ड आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि जितने भी कंपोनेंट लगते हैं वो आपके मदरबोर्ड में ही लगते हैं। दैट्स वाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बात करें मदरबोर्ड की तो यहाँ पे AMD एंड इंटेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग मदरबोर्ड आते हैं। आप कोई भी ऐसा प्रोसेसर जो कि इंटेल का है उसको AMD वाले मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते हो, इन जो AMD का प्रोसेसर है उसको इंटेल वाले मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे सॉकेट अलग अलग होते हैं। देखो यार यहाँ पे मैं मदरबोर्ड के बारे में भी डिटेल में नहीं बात कर सकता हूँ क्योंकि मदरबोर्ड अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक मदरबोर्ड परचेज करते टाइम आपको VRM सेक्शन जरूर चेक करना है। अब VRM क्या होता है? देखो यार VRM वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होता है। ये एक कंपोनेंट होता है जो कि मदरबोर्ड में होता है। ये आपके जितने भी ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, SSD होते हैं उनको एक स्टेबल क्लीन वोल्टेज प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे आपको जरूर चेक करना है कि मदरबोर्ड का VRM कैसा है। जितना ज्यादा बेटर VRM होगा उतना ही ज्यादा बेटर इन स्टेबल आपके बाकी सारे कंपोनेंट का परफॉर्मेंस रहेगा। इन आप लोग उसको ओवरक्लॉक कर पाओगे, महंगा से महंगा ग्राफिक कार्ड लगा पाओगे। दैट्स वाई एक मदरबोर्ड में एक अच्छे VRM का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिल सके। अगर आप लोग ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो वो भी आप लोग इजिली कर पाओगे। अब आपको मदरबोर्ड में चेक कैसे करना है कि कहाँ पे VRM होता है, किसको VRM बोलते हैं। देखो जो आपका CPU सॉकेट होता है उसके ऊपर, उसके साइड में, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाएंगे, वही VRM होते हैं। वो छोटे छोटे कैपेसिटर जितने ज्यादा होंगे उनके ऊपर हिक्सिंग भी होती है कभी कभी महंगे मदरबोर्ड में, तो आप लोग समझ जाना कि आपका VRM अच्छा है। सो एक मदरबोर्ड में आपको जनरली इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, दैट इज पावर सप्लाई। अब देखो यार पावर सप्लाई भी बहुत ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है क्योंकि यहाँ पे जो पावर सप्लाई होता है उसी से आपके मदरबोर्ड में पावर जाता है एंड मदरबोर्ड के थ्रू बाकी सारे कंपोनेंट पे पावर सप्लाई होता है। सो यहाँ पे ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छा पावर सप्लाई परचेज करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका पावर सप्लाई कितने वाट का है और आपको पावर सप्लाई खरीदने से पहले आपके बाकी सारे कंपोनेंट का TDP चेक करना है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम वो कितना पावर कंज्यूम करते हैं। उसी हिसाब से फिर आप लोग एक ऐसा पावर सप्लाई परचेज करोगे जो कि आपके पीसी के लिए सूटेबल होगा। यहाँ पे चेक करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, जो कंपोनेंट आपने परचेज करा है उनका लिस्ट आप लोग डाल सकते हो वहाँ पे एंड फिर वहाँ पे एक रफली रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्ट तभी पता चलता है जब आप यूज करो, बट यहाँ पे रफली आपको आइडिया मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग परचेज कर सकते हो। देखो यार 2025 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग एक मिड रेंज पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग 650 वाट का पावर सप्लाई परचेज कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग 550 वाट से लेके 650 वाट तक का पावर सप्लाई परचेज कर सकते हो। एंड जनरली प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले आपको इन्हीं कंपोनेंट को चेक करना है, इनका TDP देखना है, उसके बाद आप लोग आइडिया लगा पाओगे कि आपको कितने वाट का पावर सप्लाई परचेज करना चाहिए। देखो पावर सप्लाई में भी रेटिंग होती है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी रेटिंग। आपने
पावर सप्लाई में देखा होगा स्टैंडर्ड सर्टिफाइड, गोल्ड सर्टिफाइड, ब्रोंज सर्टिफाइड, इस तरह का कुछ मार्क होता है। सो ये डिफाइन करता है एफिशिएंसी रेटिंग को। जितना ज्यादा एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा रेटिंग अच्छा रहेगा, वो पावर सप्लाई उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। एंड बेटर एफिशिएंसी से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा वो भी कम आने वाला है। बट यहाँ पे हाई एफिशिएंसी रेटिंग वाले पावर सप्लाई महंगे भी होते हैं। तो यहाँ पे ब्रोंज सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई मिड रेंज के लिए होता है। प्लेटिनम एंड गोल्ड सर्टिफिकेशन वाले पावर सप्लाई हाई एंड पीसी के लिए यूज होते हैं। एंड देखो पावर सप्लाई में आपको वारंटी भी चेक करनी है कि कितने ईयर्स का आपको वारंटी मिल रहा है। पावर सप्लाई में मिनिमम 5 ईयर्स का आपको वारंटी मिल ही जाता है अगर आप लोग अच्छे ब्रांड का लो, जैसे कि कॉर्सर, कूलर मास्टर, डीकूल, ये ऐसे ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छे पावर सप्लाई बनाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट की, बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पीसी केस, या फिर बहुत सारे लोग केबिनेट भी बोलते हैं। देखो केबिनेट में आपके सारे कंपोनेंट फिट होते हैं, आपका मदरबोर्ड फिट होता है। सो यहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से कोई भी कैबिनेट परचेज कर सकते हो। बहुत सारे कैबिनेट है मार्केट में, बट यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा कैबिनेट आपने परचेज करना है जिसका एयर फ्लो अच्छा हो, मतलब उसमें अच्छे खासे पंखे लगे हो, उसका एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए। सो गाइस, इन्हीं सारे कंपोनेंट का यूज होता है एक पीसी बिल्ड करने के लिए। एंड आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करा है। अगर आपको पीसी कंपोनेंट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक पीसी बिल्ड करते हैं, कैसे कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं। तो यार इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है। एंड अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो। एंड वहाँ से आप लोग मुझको डीएम कर सकते हो। एंड कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, कमेंट बॉक्स में जितनी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो डिस्कस किया करो, क्योंकि वहाँ से काफी सारे व्यूअर्स भी आते हैं, तो वो कमेंट देखते हैं। अगर आप लोग अच्छे कमेंट किए रहते हो तो उनको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बाकी हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड ये वीडियो कैसा लगा ये चीज भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो कि 2025 में कौन से प्रोसेसर आपको परचेज करने चाहिए, तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उसको आप लोग देख सकते हो।